पिछले कुछ सालों में इस देश में हुआ क्या है कि सत्ता को छोड़ करके विपक्ष से इतना सवाल पूछा गया है कि लोगों को भी ये लगने लगा है कि विपक्ष से ही सवाल करना लोकतंत्र है। मुख्यमंत्री एक बार तेजस्वी यादव हो जाते तब देखते कि क्या होता है, एक बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाते तब देखते कि क्या होता है। अब इसको लोग क्लिप काट के चलाएंगे कि कन्हैया कह रहे हैं कि राहुल। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए ये कह रहा हूँ कि मोदी जी से सवाल पूछना कठिन है। हाँ, क्योंकि उस इंसान के पास इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जो राजनीतिक अनुभव है वो राजनीतिक अनुभव जमीनी अनुभव है। उस इंसान को जमीन पे उखाड़ना मुश्किल होता है, ठीक है। तो जब हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं तो कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे और जिन मुद्दों पे वो प्रधानमंत्री बनेंगे, जिन मुद्दों पे हम उनका समर्थन करेंगे, उन मुद्दों पे वो पलट जाएंगे तो उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं उस परिपाटी में नहीं घुसना चाहता हूँ, मैं उस खेल का हिस्सा नहीं होना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री कौन है उनसे सवाल ना पूछ करके प्रधानमंत्री कौन बनेंगे उनसे सवाल पूछा जाए। पहले इस देश में जो साम्यवादी और समाजवादी धारा है, राजनीतिक धारा, वो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही काम करते थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भीतर काम करते थे। देश जब आज़ाद हुआ, पहला आम चुनाव हुआ, तो जो लोग नेहरू जी के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर मजबूती से खड़े थे, सुभाष चंद्र बोस के साथ मजबूती से खड़े थे, जब देश में पहला आम चुनाव हुआ तो वही लोग देश की पहली मुख्य विपक्षी पार्टियां बनी। ये लोकतंत्र की प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया राजनीतिक दलों के दायरे से बाहर एक सामाजिक डिस्कोर्स के रूप में चलते रहता है। और वो सामाजिक डिस्कोर्स जब तक एक कॉन्क्रीट शेप ना ले ले तब तक ऐसा हमको लगेगा कि एक ही व्यक्ति एक समय पे कोई अंतर विरोधी बात कर रहा है, इसकी एक बात दूसरी बात से कटती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये ट्रांजिशन का फेज है। इस ट्रांजिशन के फेज में अभी बहुत सारे राजनीतिक डिस्कोर्स जो है अपने शेप लेने को हैं और इसलिए रैलिंग पॉइंट जो है वो झंडा और बैनर होने की बजाय व्यक्ति हो जाता है। लेकिन लेफ्ट डिस्कोर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका रेलिंग पॉइंट कभी भी अल्टीमेटली कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, वो विचारधारा ही होगी, वो मुद्दा ही होगा। और यही वजह है कि किसी वामपंथी नेता का नाम लोगों को याद नहीं है, लेकिन कॉमरेड और लाल सलाम आप हिंदी सिनेमा उठा करके देख लीजिए, साहित्य उठा करके देख लीजिए, और आज चाहे वो ट्रोल के द्वारा दिया जाने वाला गाली भी क्यों ना हो तो उसमें व्यक्ति नहीं है। क्या कहते हैं, अर्बन नक्सल। तो नक्सलवादी तो एक घटना थी ना, नक्सलवादी तो एक गांव है। किसी व्यक्ति को टारगेट करने के लिए गांव का नाम लिया जा रहा है, किसी व्यक्ति के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को टारगेट करने के लिए एक नारे का सहारा लिया जा रहा है, किसी व्यक्ति को टारगेट करने के लिए एक झंडे का सहारा लिया जा रहा है। आपको ही अगर टारगेट करना होता है, अगर किसी को जो मान लीजिए कि सत्ता के बहुत करीबी हैं और सत्ता की प्रशंसा में लगे हुए हैं, या यूं कह लीजिए कि उसकी चाटुकारिता में लगे हुए हैं, तो आपको क्या कहते हैं कि ये कम्युनिस्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि विचारधारा ही प्रमुख होती है। इसीलिए मैं बार बार बड़े जोर से और बड़ी मुखरता से ये बात कहता हूँ कि किसी व्यक्ति के चेहरे पे केंद्रित होने की बजाय विचारधारा पे केंद्रित होना चाहिए, और वक्त के साथ विचारधारा ही एक कॉन्क्रीट शेप लेती है और उसी से एक राजनीतिक दशा और दिशा किसी राज्य और समाज की तय होती है। मैं सवालों के सिलसिले पर फिर लौटूंगा, लेकिन आप हम लोग की बातचीत के क्रम में जिग्नेश का जिक्र आया, मैंने किया, फिर आपने किया। पिछले दिनों मैं जिग्नेश का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। प्रोफेसर प्रदीप छिब्बर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में। उन्होंने इंडिया टुमारो करके किताब लिखी है। तो उसमें जिग्नेश ने एक चिंता जाहिर की, आपका भी जिक्र था उस जवाब में, कि हम लोगों से एक कमी रह गई। क्या कमी? कि कन्हैया कुमार हो, शहला हो, जिग्नेश हो, एक बड़ा अटेंशन मिला, लोगों का सपोर्ट मिला, हम उसको एक बड़े राजनीतिक संगठन या मूवमेंट में साथ आकर कन्वर्ट नहीं कर पाए। ये एक असफलता है जो उन्होंने स्वीकारी है। आपकी इस पर क्या टिप्पणी है कि ये जितने देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र नेता या युवा आवाज़ें आ रही हैं, जो सत्ता में लोग हैं उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो विरोध एक स्वाभाविक परिणति की तरफ जाए, उसके बजाय उन्होंने कहा कि कोई किसी पार्टी की ताबेदारी कर रहा है, कोई किसी विचार की, कुछ की, एक नहीं हो पाए। तो लोगों को जितनी उम्मीद थी उतनी पूरी नहीं हो पाई। देखिए, इसकी वजह यह है कि आप राजनीति को अगर एक मिनट के लिए छोड़ दें जी, आप मीडिया की बात करें, आप अगर इकोनॉमी की बात करें, आप अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर आप सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो हम सबसे पहले क्या महसूस करते हैं? हम सबसे पहले ये महसूस करते हैं कि जो पुराना है वो सफिशिएंट नहीं है, वो हमारे सारी चीज़ों को अपने आप में समाहित नहीं करता है, हमारे सारे सवालों का जवाब नहीं देता है। लेकिन जब हम नए की तरफ देखते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि नया भी अभी तैयार नहीं हुआ है।
ये हमारे समाज की परिस्थिति है। और इस परिस्थिति के चलते क्या हो रहा है कि जो मौजूदा राजनीतिक दल हैं, जिनको हम विपक्षी दल कहते हैं, विपक्ष की जो भूमिका लोकतंत्र में निभानी चाहिए वो भूमिका वो निभा नहीं पा रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम है। मान लीजिए कहीं कोई वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो वो वैक्यूम किसी ना किसी तरीके से तो भरा जाएगा। अगर कहीं गड्ढा हो गया है तो आसपास से पानी जमा होगा उसमें और अपने साथ मिट्टी काट करके लाएगा, धीरे धीरे वो गड्ढा भर जाएगा। कहते हैं कि आज हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं बड़ा गहरा समुद्र हुआ करता था यहाँ पर, और आज जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा मैदान है। तो ये वक्त के साथ, आपने प्रकृति की बात की है, प्रकृति के स्वभाव की बात की है, तो प्रकृति इसी तरीके से अपनी गति से चलती है, और जहाँ गड्ढा होता है वहाँ उभार होता है, और जहाँ उभार होता है उसका क्षरण होता है, फिर वो गड्ढे में तब्दील होता है। ये जो संक्रमण की प्रक्रिया है, इस संक्रमण की प्रक्रिया के चलते जो स्थापित विपक्ष हैं, जिनके पास विपक्ष होने का ठेकेदारी है, उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जनता महसूस कर रही है कि वो सफिशिएंट नहीं है। आप कोई सवाल उठाइए, सबसे पहले भाजपा का जो बचाव होता है उसमें वो क्या कहता है कि कांग्रेस ही तो कर रही थी। हर चीज में वो कहता है कि कांग्रेस ही तो कर रही थी। अरे साहब, तो कांग्रेस ही कर रही थी तो कांग्रेस ही रहती ना। आपको तो इसलिए लाया गया ना कि आप कांग्रेस जो कर रही थी उसको बंद कीजिए, कुछ नया कीजिए, उससे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। वही बात अब हम विपक्ष के ऊपर लागू होता है कि जो राजनीतिक दल हैं, उस राजनीतिक दल की जो कमियां हैं वो तो हमको पता है, लेकिन उसकी जो बुनियादी पकड़ है समाज के ऊपर, उसको हम लोग अभी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस पार्टी जब एओ ह्यूम बनाए थे 85 में, तो वो देश को आज़ाद कराने के लिए नहीं बनाए थे, लेकिन जब देश को आज़ाद कराने वाली शक्तियां कांग्रेस पार्टी पे काबिज हुई तो आज़ादी के आंदोलन का सबसे बड़ा झंडा बरदार कांग्रेस पार्टी बनी। और आप देखिए कि सभी क्लास के लोग जो उस वक्त दक्षिणपंथी विचारधारा के माने जाते थे वो भी कांग्रेस पार्टी के भीतर थे, और जो वामपंथी विचारधारा के लोग माने जाते थे वो भी कांग्रेस पार्टी में थे। और ये जो समागम है उसी से एक बड़ा बदलाव आया। देश में 47 में जो है आज़ादी मिली। फिर देखिए जब उसका एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लेफ्ट पार्टियों ने उस आज़ादी को अधूरा माना था। नहीं, लेफ्ट पार्टियों ने नहीं माना था, लेफ्ट के भीतर एक धड़े ने माना था।